अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ अनीक नाजी हैं, सईद काजी और अमरीका से रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, हुकूमत खुद कहती है कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में मौजूद हैं, लेकिन सियासतदान क्या कभी अपने सरमाए के बारे में बताते हैं कि इनका कितना पैसा बैरून मुल्क बैंकों में मौजूद है? जी नहीं। लेकिन कल लाहौर हाईकोर्ट ने वाजे कर दिया है कि अगर सियासतदानों के 200 अरब डॉलर मुल्क में वापस आ जाएं तो मुल्क के कर्जे उतर जाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान समेत 26 सियासी शख्सियात से जवाब तलब किया गया है। सवाल यह है कि सियासतदान अपना सरमाया बाहर के ममालिक में रखते हैं और दूसरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। क्या इनका सरमाया पाकिस्तान में महफूज नहीं है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि पेमरा के 5 प्राइवेट अरकान ने ISI के खिलाफ इल्जामात और गुस्ताखाना नशरियात पर जियो ग्रुप के 3 टीवी चैनल्स के लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए जियो न्यूज, जियो तेज और जियो एंटरटेनमेंट के दफातर सील करने का हुक्म दे दिया है। जबकि पेमरा के तर्जुमान का कहना है कि इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी मेंबरान इस इजलास में तशरीफ क्यों नहीं लाए? अगर 5 प्राइवेट अरकान के फैसले की कोई हैसियत नहीं तो मुतफिका फैसले के लिए इजलास में शिरकत करने से क्यों आखिर कासिर रहे सरकारी मेंबरान? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। काजी साहब से पहले पूछ लेते हैं कि वो क्या बताएंगे। एक ही खबर आज डिस्कस करेंगे और वो है हमारा जो डेट प्रोफाइल है, कि हम जिस तरीके से डेट ले रहे हैं इसके मुमकिन हमारे ऊपर असरात हमारी मैशियत पे क्या पड़ेंगे, अगले 7 सालों में आज हमारा कर्जा कितना है, तब कितना हो जाएगा, माजी की क्या हमारे तजुर्बात थे, इससे हमें क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। मगर एक ओवरव्यू बनाने की हम कोशिश करेंगे कि क्या शक्ल बनेगी हमारी मैशियत की 7 साल बाद अगर ये सारे लोन हमें मिल भी जाते हैं। हमारी पैदावार कहाँ होगी, डेफिसिट कहाँ होगा और आम आदमी कहाँ होगा। ठीक। अनीक, कल जी यहाँ अलीम खान के दफ्तर में इमरान खान ने कुछ दोस्तों को दावत दी, दोपहर के खाने पे कुछ गपशप हुई, कुछ जो उन्होंने बातें कही वो रिपोर्ट हुई हैं, कुछ बातें रिपोर्ट नहीं हुई। मैंने उनसे कुछ सवाल किए जिसके बड़े दिलचस्प उन्होंने जवाब दिए। वो जवाब और सवाल थोड़ा सा आपको शेयर करेंगे और देखेंगे कि वो बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने जो जवाब दिए उसके अंदर उनकी जो स्ट्रेटजी है, व्हाट इज देयर फाइनल टारगेट, वो स्ट्रेटजी है क्या। ठीक है, क्लास्टर साहब आप क्या बताएंगे? जी शाहजी, आज ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर सुगरा इमाम का एक काले का टेंशन नोटिस वहां पे आ रहा है और बड़ा अहम है। और मेरा ख्याल है काजी साहब इन इश्यूज पे बहुत सारा बोलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं और ये बातें आम पाकिस्तानी को शायद समझ में नहीं आती, लेकिन मैं तो इसको स्कैंडल कहूंगा जिसको सुगरा इमाम आज टेकअप करने वाले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है कि जब सिर्फ 1-1.5 महीना रह गया है इस माली साल के खत्म होने में, तो अब ये पता चला है कि ये प्लानिंग डिवीजन ने जो तरक्याती बजट बनाया था जिसको PSDP कहते हैं यहाँ पे, अब 540 अरब रुपए का PSDP था, उसमें से सिर्फ ये 57% बजट खर्च हुआ है, जबकि इसको खर्च होना चाहिए था 85%। ये मैं समझता हूँ ये स्कैम है कि आपने 540 अरब में से सिर्फ 57% खर्च हुआ है, जबकि एक्चुअल होना चाहिए था आपका 85 बिलियन होना चाहिए था। तो इस पे जरा बात करेंगे कि ये हुकूमतें इतने बड़े बजट रख लेती हैं, उनको स्पेंडिंग नहीं कर सकती, ये फिर अपने टारगेट्स रखते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल के करते हैं, कैसे इससे हमारे पसमानदा इलाके हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो हल्ट होते हैं। तो आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस पे अहम एक बात होने वाली है कि हुकूमत की सबसे बड़ी नालायकी है कि 50% बजट खर्च कर सकी है, तो बाकी का बजट ये सिर्फ 1.5 महीने में खर्च करेंगे और कैसे करप्शन होती है, माल खाया जाता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हमें बात करनी है बैरून मुल्क असासा केस की। कल लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की। वजीर आजम नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज, इमरान खान, आसिफ जरदारी समेत 26 सियासी शख्सियात से जवाब तलब किया है। और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज को जब नोटिस दिए गए तो उन्होंने नोटिस मौसूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके नाम जो है वो इश्तिहारों में दिए जाएं और इनको 16 जून को साथ में तलब भी किया है। काजी साहब, हमारे सियासतदानों का अपना सरमाया बाहर, तो दूसरों से कैसे ये तवक्को रखते हैं, दूसरों को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमारे सियासतदान ही अपना सरमाया मुल्क में नहीं रखेंगे तो बाहर से कैसे आएगा? एक तो शाजिया बात यह है कि ये एक बड़ा एलेबोरेट, अभी हम कोशिश भी करेंगे, जैसे आपको पता है डॉक्टर कराम साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनका बड़ा काम है। मामला ये है कि ये जो पूरी दुनिया में एक बड़ा एलेबोरेट सिस्टम है, ये केमन आइलैंड हो गए, ये लक्समबर्ग हो गया, जो इस वक्त लंदन है ये दुनिया के काले धन का दारुल खिलाफा है। वहां पे इसलिए इंचों में, मुरब्बा इंच में, अनेक तो जानते हैं, वहां आते जाते रहते हैं, वहां ये बिकती है। तो ये एक ऐसा निजाम है जिससे अब जूं जूं पूरी दुनिया में बुरान घेर रहे हैं इनफरादी मैशतों को और आलमी मैशत को, और खासतौर पर 2008 से
8 से बेशतों को घेर रखा है उन्होंने, तो एक अंदाजे के मुताबिक 31 ट्रिलियन डॉलर, अब 31,000 अरब डॉलर जो हैं वो इन जो काले धन की अमाजगाहें हैं जिन्हें एक कानूनी कवर दे रखा है मगरबी दुनिया ने, जिसे बड़ी हम एक समझते हैं कि बड़ी जो एक एनलाइटेंड दुनिया जिसे बजाय हम समझते हैं, ये सारा धंधा ही काले धन का करते हैं। अफ्रीका की हमने स्टोरी की थी कि उन्होंने, सॉरी वक्त का तो मुझे ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या किस कानून के तहत ये पैसे पाकिस्तान में वापस लाए जा सकते हैं। जैसा कि काजी साहब ने कहा, डॉक्टर इकरामुल हक से भी बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बैरून मुल्क असासा केस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि केस बहुत अहमियत का हामिल है, इस केस की हम तह तक जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जिन 200 अरब डॉलर का जिक्र किया जा रहा है, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून है जिसके तहत इन पैसों को मुल्क में वापस लाया जा सके? हाँ जी, जरूर है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में पास हुआ था। पहले तो पाकिस्तान इस लॉ को पास नहीं करना चाहता था। शौकत अजीज साहब के जमाने में आपको याद होगा बहुत डिले हुआ, फिर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, ये हमारा प्री रिक्विजिट है। और 2010 के कानून में अगर सेक्शन 8 देखा जाए तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली दर्ज है कि किस तरीके से आप जो है वो पाकिस्तानियों का वो पैसा जो उन्होंने एक क्राइम के तरीके से बाहर रखा हो उसको वापस भी ला सकते हैं। लेकिन देखिए, इसकी बुनियादी शर्त ये होती है कि आपको पहले अपने मुल्क के अंदर उसकी प्रोसीडिंग शुरू करनी होती है। इसको साबित भी तो करना होगा ना डॉक्टर साहब, इसको साबित भी करना होगा। वो यही कह रहे हैं कि साबित करना आसान है, साबित करना आसान है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि टैक्स रिटर्न्स जो होती हैं और जो आपके डिक्लेरेशन होते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के और आम शहरियों के जो टैक्स डिक्लेरेशन होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जब ये टैक्स डिक्लेरेशन फाइल हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है। इससे पहले मैं 2 लॉ और आपकी नजर में ले आऊं, आमतौर पर पाकिस्तान में ये डिस्कस नहीं हो रहे। एक इसी लॉ के तहत, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत, बैंक्स को बताना पड़ता है कि हमारे किस किस क्लाइंट ने इतनी अमाउंट, एक लिमिट रखी हुई है कि कैश में उन्होंने बताई है। दूसरा, हमारे यहाँ एंटी जो है एक्ट जिसके तहत हम मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग प्रोसीड्स को देखते हैं, उसके अंदर भी ये प्रोविजन मौजूद है कि बैंकों को वॉलंटरीली बताना है। अब ये जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है स्टेट बैंक के अंदर है, इस पे बड़ा हाई पावर्ड है। और इसके अलावा अब ये एक अलहदा बहस है कि इनकी इन्फोर्समेंट भी उतनी ही बुरी है जितनी पाकिस्तान में दूसरे इदारों की है। यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने कुछ हजार नहीं बल्कि कुछ 100 ही ऐसी ट्रांजैक्शंस बताई और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में देखिए, बहुत सा अनटैक्स पैसा तो पाकिस्तान के अंदर ही पड़ा है, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान से बाहर पड़ा है, कौन करेगा? इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? किसके इख्तियार में? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, जैसे आपको याद होगा जब टैक्स डायरेक्टरी इस साल छपी तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन लाई गई कि देखिए, हम तो खुद ही टैक्स नॉन कंप्लायंट थे, हम दूसरों को क्या कहें, और अब डायरेक्टरी तो पब्लिश हो गई है, इसके बाद क्या किया जाए। तो 3-4 दफा तो वो मामला। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो फिगर अभी अनीक भी पूछ रहे थे, 200 बिलियन डॉलर की फिगर दी जा रही है, तो इसके सोर्सेज क्या हैं? देखिए, सेंट्रल जो बैंक है स्विट्जरलैंड का, उसमें पीछे एक कंपाइलेशन करते हैं वो अपने पर्पस के लिए कि हमारे यहाँ कितना पैसा बाहर के सिटीजन का भी पड़ा हुआ है, वो बताते नहीं है, मगर उनके पास ये फिगर होती है। किसी तरह से एक विसल ब्लोअर ने ये फिगर जो थी रिलीज कर दी, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने, यूके ने, जर्मनी ने। डॉक्टर साहब, ये जो 200 बिलियन डॉलर है जो रिलीज हुई है फिगर, ये 26 सियासतदानों की हैं या पाकिस्तानियों की तादाद बताइए कितने पाकिस्तानी हैं? नहीं, देखिए, ये सियासतदानों को तो बिला वजह हम यहाँ पे भी इस पिटीशन में भी टारगेट कर रहे हैं। ये पैसा ब्यूरोक्रेट्स भी
بہت سے لوگ ہر طبقے کے میں کہوں گا بزنس مین انسکروپلس ایلیمنٹس صرف سیاستدانوں میں نہیں ہوتے، وہ جو ہے اکراس دی بورڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بات کیے بغیر جس میں آپ کے پاس دیکھیے یہ اصل میں ریاست کا کام ہے، یہ شخص یا کسی انڈیویجول کو جا کر وہاں ریٹ فائل کر کے ایک جنرل اس کے ساتھ پریس کلپنگ لگا کر ثابت نہیں ہو پائے گا۔ ایک پورا پروسیجر لا میں درج ہے، اینٹی منی لانڈرنگ لا کے 2010 سے توجہ دی جائے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کیا جائے، تو اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی جو بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب قانون ہمارے ہاں موجود ہے، عمل درآمد کا مسئلہ ہے کہ عمل درآمد کیسے کیا جائے، اس پر کارروائی کیسے کی جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ۔ انیک 200 ارب ڈالر اگر ملک میں واپس آ جائیں تو ملک کی معیشت جو ڈول رہی ہے اس کو سہارا مل سکتا ہے، ہماری قرضوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ واقعی شازیہ یہ جو ایشو ہے نا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ چند سال کے بعد بار بار اٹھتا ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے یہ بڑی ویگ ہے، بڑی ریلیٹو ہے، مطلب ڈیفینیٹ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کا پیسہ وہاں یہ فگر 200 ارب ڈالر کا کہاں سے آیا ہے، یہ اس کی بائیفرکیشن کی جائے کس کا کتنا ہے، اس کے پروف کیا ہیں، اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ آئین کیا کہتا ہے پاکستان کا، قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا، کیا آئین اس طرح کی کوئی پابندی لگاتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے قانون آپ نے بنا دیا، قانون سازی کر دی کہ پارلیمنٹ کا کوئی ممبر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، وہ سنگل پاکستانی شہریت ہوگی اس کی، تو کیا آپ نے اس طرح کی کوئی پابندی لگائی ہے کہ پاکستانی سیاست میں وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا جس کا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہے یا کاروبار پاکستان سے باہر ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی پابندی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس طرح کی پابندی اگر لگائی جائے تو پھر اس کو ثابت کرنا کہ کس کا کتنا، چند سال پہلے یہ بحث ابھری تھی تو سارے خاموش تھے، اکیلا آفتاب شیر پاؤ تھا پٹھان آدمی، اس نے کہا کہ جی میں ٹھیک ہے میرے برطانیہ میں 5 لاکھ پاؤنڈ میں نے رکھے ہوئے برے وقت کے لیے، کیا پتا اس ملک میں کیا حالات ہو جائیں، اس نے اسٹینڈ لے لیا، میں نے رکھے ہوئے، خاموش ہو گئے سب۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خاموشی ایک تو یہ، اچھا دوسرا یہ کہ اعتزاز احسن جو کہ بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، انہوں نے اگر آن دی فلور آف دا سینٹ میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تیسرے بڑے سرمایہ کار ہیں برطانیہ میں، تو اس کی تصدیق یا تردید کرنا وزیر اعظم کا کام ہے۔ میری نظر سے ابھی تک کوئی اس کی وہ نہیں گزرا، خود اعتزاز احسن صاحب کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ کلاس صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس میں آپ کا بھی ٹیک لوں گی۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید کلاس صاحب۔ ڈاکٹر اکرام الحق کی گفتگو آپ نے بھی سنی، قانون موجود ہے، عمل درآمد کون کرائے؟ جتنی بڑی رقم بتائی گئی ہے 200 ارب ڈالر، لگتا نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے اتنی بڑی رقم باہر ہونے سے ان کے لیے پاکستان محفوظ نہیں ہے کہ اپنا سرمایہ یہاں پر لا سکیں؟ شاہ بھی انیک ایک بات کہہ رہے تھے آفتاب شیر پاؤ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ پاؤنڈ میرے پڑے ہیں، کبھی مشکل پڑ سکتی ہے۔ جس ملک میں یہ سیاستدان ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہاں ہم نے پیسہ باہر رکھا ہے، اور کیوں رکھا ہوا کہ کسی دن پاکستان خدا نہ خاصا یہ ہو جائے گا، اس کو کچھ ہو جائے گا، ہم نے فلائٹ پکڑنی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے، اور اس کو کوئی FBR کا ایک نوٹس نہ جائے کہ جناب آپ یہاں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ وزیر رہے ہیں، انٹیریئر کے رہے ہیں، بابڈا کے رہے ہیں، بڑے پروفیٹیبل آپ کے پاس وزارتیں تھے جنرل مشرف کے دور میں، یہ 5 لاکھ ڈالر آپ کے پاس آیا کہاں سے ہے؟ آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ثبوت کہاں سے ہے، کہ ثبوت یہ میں نے دینا، اگر میں یہاں پہ امریکہ میں 5 لاکھ ڈالر کا کوئی فلیٹ لے لوں تو ثبوت مجھے دینا چاہیے پاکستان میں اتھارٹیز کو، کہ اتھارٹیز کو مجھے ثبوت نہیں دینا چاہیے، اتھارٹیز کو اتنا کرنا چاہیے کہ مجھے وہ لیٹر دکھا دیں کہ یہ ملکیت ہے آپ کے وہاں 5 لاکھ ڈالر کے فلیٹ کی، آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں رہیں، آپ نے یہاں سے پیسے کمائے ہیں، اگر آپ نے لیگل طریقے سے کمائے ہیں تو کتنا ٹیکس آپ نے دیا، جو بات اکرام صاحب کہہ رہے تھے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ نے کتنے اور کہاں کا آپ کے سورسز کیا ہیں، آپ کی انکم کہاں سے، یہ کتنا انکم ٹیکس دیا ہے، ہاں اگر میں نے لیگل مین سے کمائے ہیں، میں نے ٹیکس دیا ہے، ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں، تو پھر آپ 5 لاکھ کا نہیں 50 لاکھ ڈالر کا یہاں پہ خرید رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سو یہ چیز کو اس کو ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کے ایسیٹس، ان کے پاس ایک باقاعدہ ونگ ہوتا ہے FBR کے پاس، انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، ویجیلنس کا ہوتا ہے، جن کے پاس پورے ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جس کی قاضی صاحب بھی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے، دبئی میں بہت سارے لوگ ہیں اور پاکستانی جن کا پیسہ لگا ہوا ہے، ہم ان کو ڈھونڈیں گے، ان کے نام لیں گے، ان سے ٹیکس لیں گے۔ دبئی کی کہانی بند ہو گئی ہے کیونکہ دبئی میں زرداری صاحب بھی رہتے ہیں، دبئی میں میاں صاحب کے بھی وہاں پہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب تو سنے آج کل دبئی کے سب سے بڑے ان کے جو برخوردار ہیں، ان کا بڑا اچھا خاصا بزنس ہے۔ اس کے بعد دبئی کی کہانی چپ، اس کے بعد لندن کی کہانی چپ، ہم نے لندن کا کبھی نہیں سنا۔ اگین سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے جو پاکستان میں ٹیکس دیا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ احسن اقبال صاحب نے 11,000 روپے ٹیکس دیا ہوا ہے،
एहसन इकबाल का 11,000 रुपए का टैक्स है और बच्चे उनके अमेरिका पढ़ते हैं। अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर लोगों को डाउट्स आएंगे। एक काम अच्छा किया अदालत ने कि सबको इन्होंने बुला लिया, इसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो आपके इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो इकराम साहब आपको ठीक कह रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है, वो तो एफबीआर ने करना है, वजारत खजाना में लोग बैठे हैं, आपके एफआईए में बैठे हैं, उन्होंने करना है, उनके तो अपने यहाँ पे खाते बाहर खुले हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अदालतें इस पे जरा जीरो टॉलरेंस लें, इसको एक उसकी पब्लिसिटी का, इसको पब्लिसिटी स्टेंट नहीं। चलिए देखते हैं हमारे सियासतदान इस पर क्या जवाब तलब कराते हैं, और जिन्होंने नोटिस मौसूल नहीं किया अब उनके जो नाम है वो इश्तिहारों में शाया किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काई साहब, कहा जा रहा है कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, कल तमाम नुमाइंदे जो पैमरा के थे वो शरीक हुए इजलास में। सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं आया और जो फैसला किया गया वो कह रहे हैं कि ठीक फैसला नहीं किया गया। तो आपको लगता नहीं कि हुकूमती मेंबरान कतरा रहे हैं इस फैसले से? जाहिर है जी, जाहिर है आपको कॉन्फ्लिक्ट तो नजर आ रही है। कोई इससे ये तो नहीं कह सकता, ना तो इससे कोई मुंह मोड़ सकता है, ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह मेरी रात को अनीक से बात हो रही थी कि अब हमारे कौमी इश्यूज क्या बन गए, कोई इदारा बंद इस तरह से नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर एक और बात कि जो उसके हजारों वर्कर्स हैं उनका भी एक इशू है। और तीसरी बात एक और भी है कि हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि 2-4 बंदों ने कुछ काम किया होगा, उस जियो के हर इदारे का हर फर्ज जो है, उसकी जिंदगी इतनी मुकद्दस है, उसके भी बारे में भी ख्याल होना चाहिए। बाकी कानून मौजूद है, मिलजुल के कर लें। मगर क्या है कि ना प्राइवेट मिलकर बैठते ही नहीं है, इसको लटकाए चले जा रहे हैं। और जिंदगी में जो हमारी जिंदगी है वो आप देख रही हैं, यहाँ पे जो प्रेसिंग इश्यूज हैं वो पीछे हैं और इस पे आप टाइम कम है। तो अनीक यही पैदा होते हैं ना कि जब सरकारी मेंबरान आके बैठेंगे नहीं और ऑन अ लाइटर नोट कहा यह जा रहा है कि मतलब है कि हुकूमती इदारे, कुछ खुफिया, कुछ सामने के और जियो के दुश्मन, वो मिलकर भी जियो का उतना कुछ नहीं बिगाड़ सके जितना एक खातून ने, डॉक्टर शाइस्ता की वजह से जियो को पहुंचा नुकसान। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमन। यानी वो आपको अच्छा। दूसरा यही है कि आप देखिए फैक्ट्स, राय हम बाद में फैक्ट्स क्या है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जैसे इमरान खान के बारे में कि तालिबान खान हमने पहले नहीं कहा, पहले कहीं और कहा गया, या इसके ये जो नवाज शरीफ की स्पीच है पहले वो कैपिटल ने की, हमने नहीं की। जो फैक्ट्स वो बता रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। और शामी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कल ठीक कहा, आप एंकर पे पाबंदी लगा सकते हैं, प्रोड्यूसर पे पाबंदी लगा सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाना जो है ये शायद मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हम सिर्फ राय दे सकते हैं, जाहिर है कि जिन्होंने फैसला करना है। अच्छा, दूसरी तरफ जियो को भी अब ये चाहिए कि सारी जिंदगी कारोबार किया, आगे भी करेंगे। अगर एक ये वक्त आ गया है तो अब टॉलरेंस दिखाएं, इसमें टॉलरेंस दिखाएं। और अगर खुद बंद करना पड़ता है सिंबॉलिकली कुछ महीनों के लिए तो कर दें, क़यामत नहीं आ जाए। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं कि जियो के मसले पर जो पैमरा तकसीम हुआ है, सरकारी मेंबरान प्राइवेट मेंबरान का फैसला मानने को तैयार नहीं है, वो इजलास में शरीक नहीं होते हैं, क्या किसी हुकूमती दबाव का नतीजा लगता है आपको? ये शायद इसमें जो बात मेरे लिए समझ से बाहर है वो पीपल्स पार्टी का रवैया है। ये गुड काप और बैड काप वाला खेल खेला जा रहा है। मुझे समझ आता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये रजा रब्बानी साहब, एतजाज साहब, जफरतुल्ला बाबर साहब बड़े नाम हैं, इवन सईद गनी साहब बड़े नाम हैं। ये तो ये अपोज करते हैं कि आप अब बैन मत करें जियो को। और मैं भी जाती तौर पर मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि जियो को बैन नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने माजरत कर लिए, इवन खुदा भी माफी को ये कबूल करते हैं। हम भी कोई बहुत बड़े होलिया दिन पे नहीं बैठे हुए, इंसानों से गलतियां होती हैं, उन्होंने एडमिट किया है। बात चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा ख्याल ये इशू भी उन्हीं में से था कि माफी उनको मिलनी चाहिए थी, उन्होंने ओपनली माफी मांगी है। और खुदा भी, मैंने कहा उसके अलावा शिर्क के अलावा वो सब माफी को माफी दे देता है, बिल्कुल खुदा भी कबूल करता है। एक तरफ पीपल्स पार्टी के वहां पे इतने बड़े बिग गन्स हैं, वो ये कह रहे हैं बात कि नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ पांचों के पांचों ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने कल ये फैसला अपने तक सुना दिया है। सो आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के खिलाफ जब इसी तरह के अदालती फैसले आए थे, आज तक ये कहते हैं जुडिशियल मर्डर हुआ है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। आज पांचों पे यही इल्जाम लगेगा कि आप भी बैठ के उस पूरे प्रोसेस का मर्डर कर रहे हैं। अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहे, आप थोड़ा सा वेट कर लें, उन्हीं आप अरकान के साथ बैठ के बात करें। आपने पैमरा को बिठा के दो हिस्से में कर दिया, उसकी आपने एक अथॉरिटी थी, उसकी सेंसिटिविटी थी, उसकी एक पावर्स थी, वो चाहे वो गलत कर रहे थे हुकूमत वाले, वो मिले हुए थे, जो भी काम था, आप थोड़ा सा उनके साथ बैठ कर निगोशिएट करते। आपने अपनी दुकान अलहदा खोल ली, उन्होंने अपनी अलहदा खोल लिए, इदारा था आपने उसको डिवाइड करके रख दिया। ये ब्लेम पीपल्स पार्टी के इन अरकान को लेना पड़ेगा। जैसे भुट्टो साहब तो कहते थे, बहरहाल मिल बैठ कर मुझसे का फैसला होना चाहिए करके इन पे भी ये इल्जाम लगेगा। हाँ, इनको अपनी अलहदा दुकान मेरा ख्याल नहीं खोलनी चाहिए थी। पैमरा के मेंबरान को सबको बैठ के इस पे कंसीडर करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है जाती तौर पर कि इनको उनकी
जियो की माफी को एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काजी साहब, आपकी खबर की तरफ आते हैं। बैरूनी कर्जों की क्या दास्तान है? करासा साहब, आज हमने बस इस समझे दरिया को कूजों में बंद करना, कहीं कूजा फाटी न जाए। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। हुजूर, बात यह है कि हम जो एक अरसे से कर्जे ले रहे हैं, $61 बिलियन हम कर्जा ले चुके हैं, और ये हमने कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल तो हमारा हुआ नहीं। अब आइंदा प्लान क्या है? जल्दी जल्दी अर्ज करता हूँ कि एक तो 6.6 बिलियन की फैसिलिटी हमने जो IMF से ली, उसका हमने क्या किया? उसका हमने कर्जा वापस अदा कर दिया। उसके बाद यूरो बॉन्ड आया, यूरो बॉन्ड को हमने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर लिया। इसके बाद $12 बिलियन हम ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, और उसको हम बड़ा टाउट कर रहे हैं और बड़ा सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि वो हमने 30 साल में अदा करना है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत लो है। अब आ जाता हूं चाइना की तरफ। चाइना से $32 बिलियन हम ले रहे हैं। इस $32 बिलियन में से $20 बिलियन हमने खर्च करना है। ये IPP पे नई बिजली आएगी, 15,000 मेगावाट और उसमें पैदा होंगे। अच्छा, ये पैदा हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर इसमें से जो 70% है 20 बिलियन का, वो तो इंपोर्ट हो जाएगी, वो सारा सामान जिसके जरिए हमने बिजली लेके आनी है। तो एक अंदाजा है कि 7 सालों में इस वक्त जो हमारा कर्जा है वो 61 बिलियन है, ये ऑलमोस्ट डबल होकर $114 बिलियन हो जाएगा, और इसमें इजाफा होगा $52.6 बिलियन का। अब सवाल यह है कि ये हमारे यहां जो मईशत का हजम बढ़ेगा, क्या जो रोजगार मिलेगा? तो हम माजी की तरफ जाके देख लेते हैं। 90s में हमारा ट्रेड डेफिसिट $2.2 बिलियन था, और परवेज मुशर्रफ साहब जो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि मैंने मईशत का हजम इतना कर दिया, वो सिर्फ हजम ही इतना नहीं हुआ था, 14 से 15 बिलियन हमारा खसारा है। मगर सवाल यह है क्लासा साहब कि मैं फिर आता हूं, बड़ी सादा बात करता हूं, और पूरी दुनिया को यह अजाब है कि जब तक आप आम आदमी की जेब में पैसे नहीं डालते, सप्लाई साइड इकॉनमी पे हमारा जोर है। और सप्लाई साइड इकॉनमी का क्या मतलब है? जो बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो अमीर हैं, उन्हें टैक्स में छूट दो, नीचे ₹5 बढ़ाने अगर किसी की तनख्वाह में, तो शोर मच जाता है। तो पूरी दुनिया में आज रिसेशन का अजाब यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर डाले जा रहे हैं जापान, यूरोप और अमेरिका की मैशतों में कि किसी तरीके से ये इकॉनमी किक स्टार्ट हो, वो नहीं हो रही। और ये मैं अर्ज करूं कि ये जो सारे कर्जे हैं, इनके असरात 2018 के बाद आने शुरू होंगे, और कोइंसिडेंटली उस वक्त मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग की हुकूमत जा चुकी होगी। चलें देख लेंगे उस वक्त कौन सी हुकूमत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनीक, आपकी खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान तो चाहते ही नहीं इंतखाबी निजाम में इस्लाहात के बगैर इलेक्शन करवाए जाएं। जी, मैंने उनसे जो क्वेश्चंस किए, बेसिकली मेरी गुजारिश ये थी कि आप चाहते क्या, मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है, आप ये वो कर रहे हैं, 4 हल्कों के डिमांड कर रहे हैं, ये मुतालबा आप किससे कर रहे हैं? उसके बाद अगर ये यहाँ पे कोई गड़बड़ निकल आती है तो जाहिर है कि इसका यानी अगर इन्होंने करवाना होता करवा चुके होते। अब ये मुतालबा आप किससे कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ निकलती है तो सारा प्रोसेस मशकूक। आर यू आस्किंग फॉर मिड टर्म इलेक्शंस? क्या आप ये फिर खुलकर आए? उस पर उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा इंतखाबी निजाम है, इसके तहत हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तहरीक इंसाफ बायकॉट कर देगी। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि ये जो इसको इलेक्शन कमीशन को जिसको आप समझते हैं कि ये इंतखाबी यानी तब्दीली होनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, ये बेहतरी का मुतालबा आप किससे कर रहे हैं? ये कौन करेगा? सही। इसको ऑफिशियली यानी इसको आपकी बात को जो ट्रांसलेट करेगा ऑफिशियली कौन करेगा? उस पर उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा करेंगे कि वो इसमें अपनी अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश करे और वो इस इंतखाबी जो निजाम है इसको दुरुस्त करे। अब इसका क्या मतलब है वो यानी अब ये समझने वालों के लिए जाहिर सवाल है कि वो इसमें हमें नजर आ जाते हैं, इशारे नजर आ जाते हैं कि खान साहब जो है वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, कैटेगोरिकली साथ उन्होंने ये भी डिनाई कर दिया कि फौज अगर बराह रास्त आएगी तो हम उनके खिलाफ सड़कों पे होंगे। सो उनकी ख्वाहिशात उनकी यानी क्या हैं, किस तरह से हैं, मैंने जो समझा वो मैंने बता दिया। आगे जाहिर है कि आप खुद समझ सकते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब आपकी तरफ आते हैं। सेनेटर सुगरा इमाम के सेनेट में जो तवज्जो दिलाया नोटिस था, उस पर क्या बहस हो रही है, क्या बहस होगी आज? शाजिया, जो आज जो मैं समझता हूँ बड़ा अहम टॉपिक है, ये कंसिडरिंग कि जो पाकिस्तान में PSDP के हवाले से काजी साहब भी इस पर कई स्टोरीज करते रहते हैं कि जब हुकूमतें अपना बजट बनाते हैं, इसको तरक्याती बजट हम कहते हैं, इस पर ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट बजट जो है, उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट्स रख दी जाती है और दावे किए जाते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर जो तकरीरें करते हैं वहां पे खड़े होकर कहते हैं कि हमने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दे दिया है। अमाउंट्स की एलोकेशन हो जाएगी, 540 बिलियन रुपीज इन्होंने पिछले साल रख दिए थे। सारी इसी साल इन्होंने जो ये रनिंग माली साल चल रहा है, पिछले साल जून में जब तकरीर फरमाई थी। अब सुगरा इमाम ने एक वहां पे एक नोटिस डाला जिस पर आज बहस होनी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा हजूर आज ये मई की 21 की है और जो आपके फिगर हैं उसके प्लानिंग डिवीजन की अपनी वेबसाइट पे वो ये बता रहे हैं कि 57% आपकी स्पेंडिंग हुई है। 16 मई के बाद बहुत सारी अमाउंट जो है वो सरेंडर कर दी गई है और बाकी का जो और आज इसको आइडियली तौर पर 85% स्पेंडिंग होनी चाहिए थी।
تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے 540 ارب روپیہ جو تھا آپ کہتے تھے آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے، یہاں پہ یہ غربت ہے، میگا پروجیکٹس ہیں، بلا بلا اور چیزیں ہیں، اور آپ نے اس کو جی ڈی پی کی گروتھ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں آپ نے بتایا ہوا تھا کہ ہماری گروتھ اٹیچ ہے ڈیولپمنٹ یہ بجٹ سے، کہ ہم جتنی اماؤنٹ خرچ کریں گے ہماری اکانومی اتنی ریوائو ہوگی. تو پتہ یہ چلا ہے کہ آپ نے جو وہاں پہ 100 روپے میں سے آپ نے 85 روپے خرچ کرنے تھے، آپ نے صرف 57 روپے خرچ کیے اب تک. اب یہ کریں گے کیا؟ آف کورس ان کے ٹارگیٹس ان کے اچیو نہیں ہوں گے، اکنامک ریوائول کا جو خواب تھا وہ نہیں ہوں گے، اماؤنٹس انہوں نے ریلیز نہیں کی، اسپینڈنگ نہیں ہوئی، ان کے جابز اپرچونٹی نہیں ہوئی، جو مارکیٹ سے انہوں نے سیمنٹ لینی تھی، سریا لینا تھا اور بہت ساری چیزیں لینی تھی، ڈیولپمنٹ کے یہ بجٹس اس کے لیے یہ کاموں کے لیے آپ کے پروجیکٹس کے کام ہوتے وہ چیزیں نہیں ہو سکیں. اب یہ کرے گے کیا؟ یہ بیوروکریسی جو ٹپیکل سٹائل ہے پاکستان کے کرپٹ بیوروکریٹس کا، یہ دن ہوتے ہیں ان کے مال کمانے کے کہ اب ان کے پاس صرف 1 مہینہ ہے اور ان کے پاس 225 ارب روپیہ ہے. اچھا 1 مہینے میں 225 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کرنا ہے ہمارے شہر کے. جسٹیفیکیشن اب یہاں پہ ٹھیکے ہوں گے، اب یہاں پہ راتوں رات ریلیزز ہوں گی، بیک ڈیٹس میں یہ بیٹھ کے یہ پیسے ریلیز کریں گے، نئے پروجیکٹس کے انہوں نے وہاں پہ جو بیٹھ رہے ہیں ان میں پیسے ریلیز کریں گے اور یہاں سے مال کمایا جائے گا. میں یہ 15-20 سالوں میں جو میں نے دیکھا ہے سب سے بڑی کرپشن آخری دنوں میں ہوتی ہے جب آپ کے پاس صرف 20 دن رہ جاتے ہیں، 30 دن رہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس 200-250 روپے کا بجٹ پڑا ہوتا ہے، کھل کے کھیل کھیلا جاتا ہے. سو اسحاق ڈار صاحب ذرا ہمیں جواب دے دیں، نواز شریف صاحب دے دیں، اور سب سے بڑے جو ہمارے وہ لے کے آتے ہیں ویژن 2025 کے مالک جو ہیں ایسے اقبال صاحب جو اتنے بڑے بڑے دعوے تھے، تو پتہ تو یہ چلا ہے کہ آپ لوگ 100 روپے میں سے 100 روپے خرچ کیے اور باقی پیسے آپ خرچ نہیں کر سکتے، 1 مہینے میں کیسے کریں گے؟ تو قاضی صاحب ذرا اس پہ ذرا یہ ہے قاضی صاحب ہم چلو نیوز کی اسٹوری کو نہیں مانتے، ہم ان کا فکر لے لیتے ہیں جو آج اس نے دیا، سکر امام نے دیا ہے کہ وہ کہتے 100 روپے میں سے 57 روپے خرچ ہوا ہے اور باقی پیسے خرچ نہیں کر سکتے. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر کلاسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیں، اللہ حافظ.